हेलो गाइस। आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ संजीत जुड़े हुए हैं, जो कि करंटली एज अ साइंटिस्ट बार्क में जॉब कर रहे हैं। ठीक है। और आज आपको इस कन्वर्सेशन से जो होने वाली है उससे बहुत सी नई बातों के बारे में पता लगने वाला है, जो हो सकता है कि आपने सुनी ही ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले संजीत, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। Pleasure to have myself here. स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले संजीत के बारे में दो चार बातें आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, फिर हम डिटेल में बातें करेंगे। संजीत अभी बार्क में जॉब कर रहे हैं एज साइंटिस्ट पोस्ट। ये हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग है अभी। और सेकेंडली आईआईटी बॉम्बे से एमटेक पास आउट है। और थर्ड की जो हम गेट का एग्जाम, बहुत बड़ा एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे, उसमें ऑल इंडिया 11 रैंक अचीव किए। और ना कि एक बार दो बार इन्होंने रैंक अचीव करी है, एक बार 11 रैंक है, एक बार 75 रैंक। तो इनकी जो स्टोरी रही है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि बार्क का जो वर्किंग कल्चर है, हम बाद में अभी बात करेंगे बार्क में एंट्री कैसे हुई, बट सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अभी आप किस वर्क पे थोड़ा आइडिया दे सके, कैसा वर्किंग कल्चर है। यस। देखो, अभी जैसे फिलहाल मेरा जो डोमेन है वो एक्सट्रैक्टिव डोमेन से मैं बिलोंग करता हूँ। मतलब मेटलर्जी में बेसिकली 5 डोमेन्स होते हैं। एक डोमेन होता है मैन्युफैक्चरिंग का डोमेन, एक डोमेन होता है फिजिकल मेटलर्जी का डोमेन, एक डोमेन होता है मटेरियल साइंस का डोमेन, दूसरा होता है एक्सट्रैक्टिव का डोमेन, और पांचवा होता है आपका इन जनरल जो आपके मटेरियल फैब्रिकेशन एंड सेकेंडरी प्रोसेसेस हैं इंडस्ट्री के अंदर जो भी होती है वो वाला डोमेन। तो ओके। ये बीआरसी में ये पांचों डोमेन्स हैं, इनमें से मैं अभी फिलहाल एक्सट्रैक्टिव डोमेन में हूँ। और राइट नाउ मैं मेल्टिंग ऑफ जिरकोनियम अलॉयज पे जो नए नए अभी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं, मैं उन पे काम कर रहा हूँ। और जो इसरो का जो अभी गगनयान मिशन है, उस पे भी जो हम नए मटेरियल यूज करेंगे उसके एप्लीकेशंस और फर्दर प्रोसेस डेवलपमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ। मतलब मैं एक चीज आप सभी जो आपके स्टूडेंट्स हैं और इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो इस बात को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि गगनयान जो है वो एक मतलब पहली बार वो एक फुल्ली फ्लेज्ड एक ऐसा मिशन है जो पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। और इसके लिए इसरो ने मैक्सिमम काम हमारे इंडिया के अंदर ही अलग अलग यूनिट्स को एक साथ जोड़ के किया है। तो अब आप इसे एक मिसाल के तौर पे ले सकते हैं कि भाई इंडिया भी अपने दम पे काफी कुछ हासिल कर सकता कर है। सकता है। ओके। दैट्स अब गुड। अब 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 वो अब वो बोलना गलत होगा कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। अब हम रेडी हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन फ्यूचर तो इंडिया के अंदर वो इंडिया रेडी है कि एक अमेरिका और रशिया के बाद वो भी कुछ कुछ सेक्टर्स में, स्पेशली स्पेस सेक्टर में, वो एक इंडिजीनियस सुपर पावर बनने की काबिलियत रखता है। दैट्स ग्रेट। ठीक है। और ये बात हमको जल्द ही ऑब्वियसली सबको पता लगने वाली है, जो कि संजीत ने आपके साथ शेयर हम्म। किया है। ठीक है। और बिल्कुल सही कहा संजीत ने कि इंडिया अब खुद से डेवलप हो रहा है, सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। ठीक है। बाहर से बहुत हम्म। कम हेल्प ली जा रही है। ठीक है। सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैं बात करता हूँ बार्क में एंट्री की। ठीक है। तो हम्म। मैंने सुना है कि जैसे बार्क में इंटरव्यूज के बेस पे एंट्री होती है और बार खुद एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो आपकी एंट्री किस हम्म। बेसिस पे हुई? नहीं, मेरी तो जो गेट में ऑल इंडिया रैंक 11 आई थी, तो उसके बेसिस पे मुझे डायरेक्ट कॉल लेटर मिला था इंटरव्यू के लिए। नहीं तो दूसरे कैंडिडेट्स के लिए कैसा है कि बीआरसी किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए 1:10 के रेशियो में स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आउट करता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि ये मेटलर्जी डोमेन में उनको अभी 6 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है इन द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, तो वो लोग 60 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल आउट करेंगे, जिसमें से 30 होंगे गेट के टॉप 30 रैंकर्स, और जो बाकी 30 होंगे वो उनके रैंकर्स होंगे जो बीआरसी के खुद के एग्जाम से आए हुए हैं। ओके। तो 50-50 के रेशियो में वो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो मेरा तो सिलेक्शन खैर गेट के थ्रू हुआ था।
ओके, मतलब 50-50 रेशियो रहता है, 50% थ्रू बार्क एग्जाम एंड 50% थ्रू हाँ। गेट के टॉप रैंकर्स जितने भी होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन हम्म था हम्म कि हम्म, गेट हम्म। के जो टॉप 30 होते हैं या फिर उनकी जो रेंज होती है वो ज्यादा भी होती है, ऐसा कुछ है? नहीं देखो, अभी मैं कैसे समझाऊं इस बात को। मैं हर साल बीआरसी की किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट फिक्स नहीं होती है। यस। मतलब वो इन द रेंज ऑफ लेट्स से 4 to 7 वेरी कर सकती है। मैं अगर मैं मेटलर्जी की बात करूं, तो ओके। अगर किसी किसी ईयर में उनको सिर्फ 4 साइंटिस्ट की जरूरत है मेटलर्जी डोमेन से, तो वो फिर 40 बच्चों को बुलाएंगे इंटरव्यू यस। के लिए, जिसमें यस। टॉप 20 गेट के थ्रू जाएंगे और बाकी 20 उनके रिटन एग्जाम के थ्रू। तो ऐसा उनको कोई नंबर ऑफ पोस्ट फिक्स नहीं है किसी भी डोमेन के लिए। वो कोई भी ब्रांच हो, चाहे मैकेनिकल हो इलेक्ट्रिकल हो, बट उनका एक रेंज रहता है। जिस भी रेंज में उस साल की रिक्वायरमेंट है उसके 1:10 के रेशियो में दे सॉर्ट इट आउट। ओके, तो मतलब रेशियो 1:10 रहता है, तो डिमांडिंग जैसे होगी उस हिसाब से वो इंटरव्यू कॉल करते हैं। तो सेकंड स्टेप पे आते हैं, जैसा कि गेट के थ्रू संजीत की बात में इंटरव्यू कॉल आया है। ठीक है, तो इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, थोड़ा डिटेल में कि कैसा इंटरव्यू रहता है और जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं उनको किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। यस। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हो जो नेशनल सिक्योरिटी से डील करता है, तो आपको मन में ये बात रखनी पड़ेगी कि देयर शुड बी नथिंग विच आई शुड नॉट नो। एटलीस्ट देखो, किसी भी इंसान के लिए A to Z पता होना तो पॉसिबल नहीं है, वरना तो वो भगवान बन जाएगा। तो यस। इट्स लाइक कि आप एटलीस्ट जो बीटेक में जो आपने पढ़ा है, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने मेटलर्जी की बात की, आपके मेटलर्जी में अगर मैं बोलूँ तो 6 मेन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। एक है आपका ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, जिसमें आपका हीट एंड मास ट्रांसफर मेजर टॉपिक रहता है। दूसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तीसरा है आपका एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। चौथा मैकेनिकल मेटलर्जी। पांचवा फिजिकल मेटलर्जी। और जो छठवां डोमेन है, दैट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये जो 6 चीजें हैं, जैसे मेटलर्जी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो इनमें आप इतना इंश्योर कर लो इंटरव्यू में जाने से पहले कि आपसे अगर कोई भी कोर कॉन्सेप्ट पूछा जाए, एटलीस्ट आप पूरा A to Z उस पर्टिकुलर कोर कॉन्सेप्ट में भी जानते नहीं हो, तो भी आपको वो बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जितना आप एक बीटेक ग्रेजुएट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे वहां पे, फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अगर वो लोग एज अ इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं, 7 से 8 पैनलिस्ट बैठे रहते हैं। और ओके। वो 7 से 8 पैनलिस्ट इंडिया के हेड साइंटिस्ट्स हैं सारे के सारे। अभी मतलब वो लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो वो आईआईटी से प्रोफेसर्स को भी बुलाते हैं जो जिन्होंने उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत काम किया हुआ है। तो ऐसा है कि आप समझ लो मैकेनिकल मेटलर्जी का एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है जो 25 साल से सिर्फ मैकेनिकल मेटलर्जी के डोमेन में रिसर्च कंडक्ट करवा रहा है। या फॉर एग्जांपल कोरोजन इंजीनियरिंग है जो कि फिजिकल मेटलर्जी डोमेन के अंदर एक और सब टॉपिक आता है। ओके। उसका एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है जो पिछले 20 से 25 सालों में सिर्फ कोरोजन इंजीनियरिंग पर ही काम कर रहा है। तो आप ये सोचो कि आपका सामना उन एक्सपर्ट्स से होने वाला है जो काफी सालों से उसी डोमेन में काम कर रहे हैं। तो इन राइट। टर्म्स ऑफ नॉलेज यू कैनॉट बीट दैम। राइट। ठीक है, मैं ये उनके बारे में बोस्ट नहीं कर रहा हूं, बट यू कैनॉट बीट दैम। सो जो भी आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी अगर रैंक अच्छी आ गई है, तो आप कभी भी इस कॉन्फिडेंस से मत जाओ कि अरे भाई मेरा तो ऑल इंडिया रैंक 1 है या मेरा तो ऑल इंडिया रैंक 3 है, तो चलो मेरा तो हो ही जाएगा। ये कॉन्फिडेंस से आप कभी किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू देने प्लीज मत जाओ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ईयर 2022 में डीआरडीओ का इंटरव्यू में फेल किया था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ डिसेंट रैंक, मैं इस कॉन्फिडेंस से गया था कि अरे यार अब तो रैंक आ गई है, अब तो वो क्या ही पूछ लेंगे। प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक। आप समझो कि गेट में रैंक लाना आपका सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, इंटरव्यू क्लियर करना उससे भी बड़ा स्टेप है। क्योंकि पीआरसी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, ये लोग 100% ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ये लोग आपका सिलेक्शन करते हैं। बीआरसी डज नॉट फॉलो एनी रिजर्वेशन कोटा। आप चाहे ओबीसी कैंडिडेट हो, आप जनरल कैंडिडेट हो, आप एससी एससी कैंडिडेट हो,
ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन करवाने में आपकी ये दो चीजें हेल्प करेंगी। ओके। और दूसरी बात, मैं ये मतलब कैसा है ना कि मैं बीआरसी का जो इंटरव्यू है ये मैं 3 बार दे चुका हूँ। जब ओके। मैं फाइनल ईयर में था, मैं 2021 में नहीं थी, देने गया था और ईयर्स पे नहीं हुआ। यस यस। ओके, तो ईयर 2022 में भी मेरी वो गेट के टॉप लिस्टिंग के हिसाब से नहीं हुई थी मेरी। ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बीआरसी मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। ओके। 2023 में आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड वाया माई गेट रैंक। तो ये इंटरव्यू देना ये मेरे लिए कोई मतलब नई बात नहीं थी, क्योंकि ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था बीआरसी में। और इससे पहले जैसे कि मैं अगर आगे मौका मिलेगा तो मैं जेएसडब्ल्यू और इंडियन ऑयल के बारे में बताऊंगा, मेरा जो सफर था, छोटा सा सफर था वहां पे। लेकिन व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज ऑन द पॉइंट इज कि आप चाहे कुछ भी हो, यू बिलोंग टू वॉट एवर कैटेगरी, आपका अगर टैलेंट है ना, आप अगर उतने उतने लेवल पे आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, डेफिनेटली आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करने का मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ के जो टॉप साइंटिस्ट्स है ना, वो इंटरव्यू में आपकी पूरी हेल्प करता है। ओके। द पॉइंट इज कि आपके अंदर वो मादा होना चाहिए कि आप दिखा पाओ कि ठीक है, आपने मुझसे सवाल पूछा, मे बी मुझे पूरा करेक्ट आंसर नहीं आता हो, लेकिन अगर आपकी अप्रोच उनको मतलब सही लग रही है या उनको इम्प्रेस कर पा रही है, देर इज नो बडी टू स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग द इंटरव्यू। ओके। सो बेसिकली मतलब जो आपका कॉन्फिडेंस है, जैसे आप अगर ऑल इंडिया रैंक 11 लेके गए, ठीक है, और जैसा कि संजीत ने बताया कि डीआरडीओ में उनका नहीं हुआ, ठीक है, तो हम उस पे भी थोड़ा बात करेंगे, उसके इंटरव्यू के बारे में भी, ठीक है। बट ओके ओके ओके। आपको इंश्योर दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं वो आपसे कम नहीं है, तो आपका जो ओवर हाँ कॉन्फिडेंस हाँ। है, ठीक है, मैं ये तो नहीं कहूंगा, कॉन्फिडेंस तो आई थिंक संजीत होना ही चाहिए, ठीक है, बट जो एक जी जी दिखता जी है जी कि जी जी। कि मेरी हम्म 11 हम्म रैंक हम्म, आई है या मेरी टॉप 10 रैंक आई है, हम्म, तो मेरा तो हम्म। हो ही जाएगा। तो ये हाँ, ये बहुत कॉन्फिडेंस भी होना न्यू चाहिए। एक्सपीरियंस है कि आपकी चाहे 1 रैंक भी आई हो तो ऐसा जरूरी नहीं आपका हम्म, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ। इस चीज के बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और सेकंड थिंग कि जो बार्क का मैंने 2-3 वीडियो और करी है, तो सबने यही बोला है कि इंटरव्यू बेसिस पे सबसे हम्म मेन जो होता है बार्क का वो इंटरव्यू ही होता है, ठीक है। एग्जाम के हम्म थ्रू भी वो बुलाते हैं स्टूडेंट्स को, गेट के एग्जाम के थ्रू भी हम्म स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, हम्म बट हम्म हम्म उनका जो इंटरव्यू होता है वो सबसे मेन होता है। हम्म तो मेरा हम्म नेक्स्ट हम्म क्वेश्चन संजीत ये है कि जैसा आपने बोला कि कॉन्फिडेंस से आंसर देना चाहिए और जो आंसर नहीं आ हम्म रहा है उसको बोलना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। तो और टाइम ड्यूरेशन के बारे में आप क्या बता सकते हैं कि कितने टाइम ड्यूरेशन रहता है? और जैसे संजीत ने बताया कि कोर सब्जेक्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, हम्म लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने, जैसे आपने बताया 3 बार आपने इंटरव्यू दिया है, तो आपने दो इंटरव्यू में ऐसी हम्म। क्या गलती करी जो आपने थर्ड इंटरव्यू में इंप्रूवमेंट करा? यस संजीत। देखिए, मैंने सबसे पहली बार जब मैं इंटरव्यू दिया था ना, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो किस डेप्थ तक सवालों को लेकर जाते हैं। ओके। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने ये सोच लिया, अरे मैं तो बीटेक ग्रेजुएट हूं ना, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा कहाँ ही जा सकते हैं। नहीं, आप अगर इंटरव्यू रूम में घुसते हैं, इन जनरल, वैसे तो मुझसे मतलब मुझसे नहीं पूछा गया था, लेकिन इन जनरल वो मैक्सिमम कैंडिडेट से ये पूछते हैं कि आपके 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स बताओ। ओके। तो आपको उस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग के डोमेन में अगर आपने वो 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स बोले ना, आप ये सोच के बोलो कि आपको A to Z वहां पे एटलीस्ट स्टैंडर्ड बुक्स में जितनी इंफॉर्मेशन है ना, वो सब आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ओके। क्योंकि अगर वो चीज नहीं होगी ना, मैं सच्ची बता रहा हूं, आप वहां पे अपना ही जो इमेज है वो आप वहां पे खराब करके आ जाओगे। आपने फॉर एग्जांपल बोला, मैं एक बताता हूं आपको, 2 कैंडिडेट्स का बताता हूं। मैंने जब ईयर 2021 में इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपने 2 फेवरेट सब्जेक्ट्स बताओ। मैंने वहां पे लिखा था, मतलब मैंने वहां पे बोला था मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और फिजिकल मेटलर्जी। ओके। तो मतलब
उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे हैं मुझसे वहां पे कि जो फिजिकल मेटलर्जी और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी दोनों डोमेन्स को मिल के, दोनों डोमेन्स के कॉन्सेप्ट्स को मिला के जो बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। इट्स जस्ट है कि आपने जो भी पढ़ा उसको आप, मतलब उसको आप इंटरकनेक्ट कर करके पढ़ पाओ। जैसे एक 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 लेमैन टाइप का एक एग्जांपल हम अगर लेना चाहें, आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सब पता है, सबको पता है, ठीक है। तो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जानना जरूरी नहीं है। अगर आप आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानते हैं और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई बताओ पिग आयरन कैसे बनता है, आपने बोला ब्लास्ट फर्नेस, वो लोग ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रिएक्शन से लेकर उसके अंदर जो इन्वॉल्व्ड हीट प्रोसेसेस है वहां तक जाएंगे। ओके। तो इफ यू आर सेइंग दैट या दीज टू और थ्री सब्जेक्ट्स आर योर स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉइंट्स, तो आप ये इंश्योर करो कि आपको उन दो या तीन सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स 110% पूरे आने चाहिए। एटलीस्ट जितना स्टैंडर्ड बुक्स में दिया वो आने चाहिए, और कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है इंटरमिक्स करके। तो ये तो एक हमने। सीएससी का मैं मतलब सॉरी, यस मैं यस, जो बोलिए। दो कैंडिडेट बोला था, तो एक तो मैं अपनी बताया, बिल्कुल। दूसरा कैंडिडेट एक सीएससी का बंदा था। उस सीएससी के बंदे की रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 23। ओके। तो मतलब क्या हुआ ना, उससे सबसे पहला सवाल पता है क्या पूछा गया, कि जब आप कीबोर्ड में ए फॉर एग्जांपल अपना नाम टाइप कर रहे हो, तो एक एक कैरेक्टर कैसे कंप्यूटर को कैसे वो मैसेज कन्वे होता है कि आपने की। हाँ, सॉरी, यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू, कोई दिक्कत। नो प्रॉब्लम। या सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली मेरा कॉल आ गया था बीच में। सो ओके। तो अम, सेकंड कैंडिडेट की आप बात कर रहे थे। आप, हाँ हाँ हाँ, देखिए, आप अगर एक किसी भी सीएससी डोमेन के स्टूडेंट से पूछोगे ना, इतना बेसिक तो मैं ये जस्ट ये बात कन्वे करना चाहता हूं कि आप अगर किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो आप ये समझो कि आपको उसका फंडामेंटल भी पता होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वो किसी भी टॉपिक को उठाते हैं, ऊपर ऊपर से जैसे केक में लेयर होता है ना, नीचे आपका बेस मटेरियल होता है, ऊपर क्रीम होता है। तो अगर आप सिर्फ क्रीम को खाओगे तो नीचे का तो बेस मटेरियल रह गया ना। फिर तो आपको ना सब्जेक्ट का स्वाद आएगा, सब्जेक्ट का स्वाद आना मतलब आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग समझ ही नहीं आएगी, व्हाट वाज द फ्लेवर ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो अगर आपको बीआरसी या डीआरडीओ या इसरो जैसे किसी भी, अगर आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का अगर आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड द फ्लेवर ऑफ द कॉन्सेप्ट। केक के ऊपर का खाली क्रीम नहीं खाना है। वो गलती मैंने फाइनल ईयर में की थी। जब आगे मतलब मैंने फर्दर अटेम्प्ट्स लिए, तो मैं धीरे धीरे मैंने उस चीज पे काम किया कि मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का पता होना जरूरी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स क्यों एग्जिस्ट कर रही है रियल वर्ल्ड में ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट की जो डीप नॉलेज है, ठीक है, जो कि हाँ संजीत ने बहुत हाँ अच्छे हाँ से हाँ। दो एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन करा। एक तो खुद का, और एक हम्म सीएससी डिपार्टमेंट की ऑल इंडिया रैंक 23 थी, जिसके बहुत हम्म बेसिक क्वेश्चन हम्म पूछा हम्म था। बट जो हम्म प्रेशर है, जो हमको कई बार उसकी कोड पता नहीं होती है, जो हम पढ़ के जाते हम्म हैं। हम्म तो बेसिकली हम्म जो हम्म अभी तक कन्वर्सेशन को मैं अगर कंक्लूजन करूं,
तो बेसिकली आपको हम्म जो भी सब्जेक्ट्स आप बता रहे हैं उसके हम्म बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि आपने ही वो हम्म सब्जेक्ट हम्म उनको बताए हैं कि ये मेरे स्ट्रांग है, राइट। तो हम्म नेक्स्ट हम्म बढ़ते हैं हम कि कितने इंटरव्यू, जैसे सपोज करो 60 इंटरव्यूज के लिए कॉल गए हैं, तो अप्रोक्स कितने स्टूडेंट्स को वो सेलेक्ट करते होंगे? 1:10 के रेशियो में। वन हमको पता स्टूडेंट होता है कि उनको 6 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। सो ओके 1:10 के रेशियो में दे सेलेक्ट दोज स्टूडेंट्स। ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, तो उनके बाद क्या प्रोग्राम रहता है? मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम, आई थिंक मैंने सुना है 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। हाँ हाँ। तो ये उस 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ये समझ लिए कि एक तरीके से ये ओरिएंटेशन कोर्स है। ओके तो ओरिएंटेशन कोर्स में कैसा रहता है कि मतलब आपको बेसिक न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का जो डोमेन है वो तो आप पढ़ के आई हो। वो लोग इसको फर्दर और एनहांस करते हैं। और दूसरा है कि आपको बेसिक न्यूक्लियर साइंस के बारे में पता है कि नहीं पता है। मतलब बेसिक न्यूक्लियर साइंस के बारे में जो एक होता है ना कि हम जैसे बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो शुरुआत में एबीसीडी सिखाते हैं। यस तो यस यस। आपका वो ये समझ लीजिए कि ये बीआरसी का एबीसीडी है। ओके कि एटलीस्ट इतना तो सभी को पता होना चाहिए। ओके और ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है ये 3 अलग अलग भागों में या 3 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है। ओके तो इसमें 2 मेन डोमेन होते हैं। एक होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डोमेन और एक होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डोमेन। तो मेटलर्जी जो मतलब मेरा सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन में ये लोग कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है उसमें बेसिक न्यूक्लियर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे एक्सेलरेटर फिजिक्स हो गया या न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया या एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स हो गए। तो ये सबकी बेसिक केमिस्ट्री और जो बेसिक फंडामेंटल अप्लाइड साइंसेज है जो इनके अंदर इन्वॉल्व है इनके बारे में सबको सिखाया जाता है। ओके सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। वहां पे फिर आपको मेटलर्जिकल साइंसेस के डोमेन में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं। ओके देखो एक मिसकंसेप्शन जो कई लोगों को ये होता है कि अरे यार अगर मैं बीआरसी में हूं ना तो मैं खाली न्यूक्लियर साइंस के डोमेन में काम करूंगा। अच्छा अगर मैं इसरो में हूं ना तो मैं खाली स्पेस सेक्टर के डोमेन में काम करूंगा। ओके अगर मैं डीआरडीओ में हूं ना तो मैं खाली डिफेंस सेक्टर के डोमेन में काम करूंगा। ये मिसकंसेप्शन मत रखना। जो भी डोमेन्स है पर्टिकुलर ये लोग 40% काम खाली अपने डोमेन में करते हैं और जो अच्छा 60% काम है ये अदर डोमेन्स को भी इंक्लूड करते हैं। ओके जैसे बीआरसी में एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। कुछ कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे भी यूज होते हैं जो मेडिकल फील्ड में भी यूज हो जाता है। ओके ऐसा। तो अभी सोचो अभी एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और एक मेडिकल के फील्ड में तो जमीन आसमान का अंतर यस होगा। यस ऐसा नहीं है। अगर आप एक साइंटिफिक फील्ड से बिलोंग कर रहे हो आपके एप्लीकेशंस अगर मेडिकल डोमेन तक भी एक्सीड कर रहे हैं तो आपको वहां तक भी जाना पड़ेगा। उन डोमेन्स में भी एम्स वगैरह के कुछ डॉक्टर्स होते हैं वहां पे भी उनके कुछ हेड कह सकते हैं उनके हेड रिसर्चर्स होते हैं। हम उनके भी साथ मिलके काम करते हैं। ओके तो ये आप ये मिसकंसेप्शन हटा दो कि अरे यार अब तो मैं इसरो में आ गया हूं फॉर एग्जाम्पल तो मैं सिर्फ स्पेस सेक्टर में काम करूंगा। ऐसा नहीं है। 40% काम आपका रहेगा स्पेस सेक्टर में लेकिन जो बाकी 60% प्रोजेक्ट्स जिन पे हम काम करते हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन है। तो बेसिकली संजीत के एक्सपीरियंस से आप ये सीख सकते हैं कि आप अपने माइंड को रेस्ट्रिक्ट करके बाद में एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है, कि बिल्कुल मेरे नहीं। को मैं इस डिपार्टमेंट से जा रहा हूं तो मेरे को इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग ही वर्क मिलेगा, ठीक है, जैसा कि संजीत ने बताया 40% और 60% का रेशियो रहता है, हम्म ठीक है। सो हम्म हम्म नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संजीत बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाते हुए जा रहे हैं एक एक एग्जाम्पल के बेस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम्म मेरा ये है कि जैसे आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेकेंड ईयर में जो आपको पोस्ट अलॉट होती है, वो ऑन द बेसिस, मतलब उसका कुछ हम्म। बेसिस रहता होगा, आई थिंक ऐसा कुछ है। हाँ। 1 साल के बाद आपकी जो भी रैंक होती है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बैच में अगर हम अपने बैच में टोटल 8 स्टूडेंट्स थे। तो ओके 8 बच्चों के लिए जो 8 वैकेंसीज आई
हमारे इस ओरिएंटेशन कोर्स के दौरान जो हमारी रैंक होती है, उस रैंक के बेसिस पे हमको वो डिसाइड करने का मौका मिलता है। जैसे ओके। जिसकी अगर फर्स्ट रैंक है तो उसके पास 8 ऑप्शंस हैं। वो ओके। आठों में से कोई भी ऑप्शन को ले सकता है। जिसकी सेकंड रैंक है उसके पास 7 ऑप्शंस हैं, ओके। इस तरीके से। अच्छा। तो जैसे अभी हैदराबाद में आपकी पोस्टिंग है, तो जी जी जैसा बिल्कुल। अलग अलग, जैसे मुंबई में अगर आप, जैसे हो सकता है कोई आपकी डोमेन हम्म में मुंबई में भी वर्क कर रहा हो। बिल्कुल है। अम, जैसे मेरा जो अभी जैसे मैंने बताया ना, मेरा जो डोमेन है मेल्टिंग ऑफ जिरकोनियम अलॉयज। यस यस। और हम जो इसरो के लिए जो न्यू अलॉय डेवलप कर रहे हैं, इस पर जो बेसिक काम है, ये मुंबई की एक एमपीसीडी डिवीजन है, मटेरियल प्रोसेसिंग एंड कोरोजन इंजीनियरिंग डिवीजन, ये भी ओके। काम कर रहा है। और इनसे भी हम डेटा लेके हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगेन हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, सिंस ये इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी से डील करता है, तो हम किसी भी बाहरी पार्टीज या थर्ड पार्टी की मदद नहीं ले सकते हैं। तो अगर कुछ रिसर्च बच गया है हमारा, तो वो हम अदर यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसके अंदर बीआरसी बॉम्बे आता है, बहुत सारे यूनिट्स आते हैं, जिसके अंदर आर आर कैट इंदौर आता है, जिसके अंदर आईजी कार कलपक्कम आता है। तो ओके। मतलब आईजी कार कलपक्कम बीआरसी का ये एक सेंटर है जो चेन्नई में आता है। तो ओके। मैंने तो 3 नाम लिए, ऐसे ऑल ओवर इंडिया में करीब 50 से 60 अलग अलग डीएई के यूनिट्स हैं। तो इन सारे मतलब यूनिट्स के हेल्प से हम जो हैदराबाद में जो डीएई का मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी उसके रिसर्च की मदद से हम उस प्रोडक्ट को फाइनली उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। ओके। सो बेसिकली हम्म जैसा कि संजीत ने बताया कि आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे फर्स्ट रैंकर को हाँ 7 ऑप्शन 8 ऑप्शंस हाँ। मिलेंगे, ठीक है। तो हम्म और हम्म इससे हम्म थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर कोई हम्म स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, तो क्या ऐसा होता हम्म, है कि वो बीच में से भी निकाल देते हैं? क्या ऐसा भी रहता है बाद में कि आपको नहीं, बीच में से भी निकाल दिया जाएगा? मैं आपको गवर्नमेंट एग्जाम का सबसे बड़ा सच बताता हूँ। यहाँ पे घुसना जितना मुश्किल है ना, हम्म। निकालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ओके। हाँ देखिए, अगर आप कुछ ऐसा मतलब मैं किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम का इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम्म। अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज में पकड़े जाते हैं जो शायद एक नेशनल पीनल कोड होता है, उसके तहत एनपीसी के तहत अगर वो क्राइम माना जाता है, तो डेफिनेटली आपको उस पर्टिकुलर सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन ओनली जस्ट बिकॉज आपके मार्क्स नहीं आए, आई एम सॉरी, ये कोई बेसिस नहीं होता कि आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकाल दिया डाल जाता है, दिया ऐसा जाएगा। कुछ नहीं होता। ओके ओके। जी 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 सो जी। एक वर्किंग कल्चर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा, कि कैसा मतलब हम्म, थोड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट रहता है? कितने डेज आप हम्म, वर्क करते हैं, कितने होवर्स आपका वर्क हम्म। रहता है, कितने घंटे आप वर्क करते हैं, वो थोड़ा सा आप बता सके। देखिए, ये डिपेंड करता है अगेन डीए के किस यूनिट में आप पोस्टेड हो। जैसे ओके। मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो कैसे है कि हमारे यूनिट्स में कई ऐसे सिस्टम्स हैं जो वैक्यूम बेस्ड है। अभी जिन लोगों को नहीं पता वैक्यूम बेस्ड सिस्टम्स क्या होता है, आप समझिए कि एक बहुत ही सिंपल से तौर पे समझते हैं। हम कुछ ऐसे फर्नेसेस और इक्विपमेंट से डील करते हैं जिनको हमको 24x7 वैक्यूम एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है। ओके। तो हम अगर मान लो कि हमारा अगर 6 डेज वर्किंग नहीं होगा ना, हम मान लो अगर फ्राइडे को आके फिर मंडे को आके अपना दूसरा काम शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि वो वैक्यूम एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है। तो जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं डीएई के यूनिट के अंदर, जिसमें एक मेरा हैदराबाद में जो यूनिट है वो भी आता है, तो हमारे मशीन की वो रिक्वायरमेंट है कि उसको आप 2 दिन के लिए ऐसे बंद नहीं रख सकते हो। ओके। तो दैट इज द रीजन कि हम 6 डेज वीक फॉलो करते हैं। हमारा 8 आवर्स का काम होता है, जनरल शिफ्ट की ड्यूटी होती है। और जैसे अगर आप बीआरसी की बात करो, बीआरसी बॉम्बे हो गया, या दूसरे जो यूनिट्स है जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च का काम करता है, मतलब उनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो सारे रिसर्च यूनिट्स में 5 डेज अ वीक है, जिसमें आपको पर डे 8.5 आवर्स देना पड़ता है। ओके। ये सिनेरियो रहता है। हम्म। और और सेकंड। यस। मतलब देखिए, अगर आप वर्किंग कल्चर की बात करें,
हर एक यूनिट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दूसरे यूनिट को बढ़ावा देने के लिए मौजूद है। अगर मान लो आज मुझे फॉर एग्जांपल किसी एक, लेट्स से, अगर आज मुझे एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट है उसको ऑपरेट करना है, मेरी एक्सपर्टीज मेटलर्जी डोमेन में, उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए मेरे को चाहिए कि कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा हो। तो मैं अदर डीए की यूनिट से किसी इलेक्ट्रिकल के बंदे को भी कांटेक्ट कर सकता हूँ कि भाई तुम कुछ दिन के लिए मेरे यूनिट में आओ, इस ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इसमें तुम मतलब काम करके चले जाओ। तो अंदर का वर्किंग कल्चर, नो डाउट इट इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट वर्किंग कल्चर एंड वन ऑफ द मोस्ट, व्हाट टू से, मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग वर्क कल्चर, कि आप इंडिया के टॉप साइंटिस्ट के साथ आप काम कर रहे हो। तो वो अपने अंदर से इज लाइक, वो अंदर से वो काम करने की इच्छा आती है। आप किसी भी यूनिट में पोस्टेड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जॉब एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ योर लोकेशन। ओके। तो बेसिकली जो वर्क में जैसा कि होता है ना कि कुछ टाइम बाद वर्क ऐसे लगने लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे को क्योंकि हम बहुत सारे बेनिफिट सुन के या पेरेंट्स की सुन के, हम ऐसे एग्जाम्स के बारे में सुन के कि यार उसके जाने के बाद तो लाइफ ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ है कि जैसे कुछ और अदर एक्टिविटीज होती हूँ बाद में कि जैसे स्पोर्ट्स हो गया या और कुछ हो गया, ठीक है कि, या ओनली केवल हम वर्क के रिलेटेड ही वर्क का बात करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे मेरे इस बात का। बीएआरसी अकेला ऐसा इंस्टीट्यूट, मतलब अकेला ऐसा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसके खुद का ड्रामेटिक्स क्लब है। वो ओके। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ड्रामेटिक्स या प्लेज या स्ट्रीट प्लेज हो गए या वन मैन शोज हो गए, ये जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, बीआरसी का एक अकेला सेपरेट ड्रामेटिक्स का यूनिट है। तो वो मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या, अगर आप बीआरसी के किसी भी नॉर्मली भी किसी कैंपस के अंदर रहोगे ना, आपको हर तरीके का प्लेग्राउंड मिलेगा, हर एक स्पोर्ट का प्लेग्राउंड मिलेगा। स्विमिंग पूल हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट्स हो गए, आपके बैडमिंटन कोर्ट्स हो गए, आपके फुटबॉल कोर्ट्स हो गए। और सिर्फ उन्होंने फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की है, वहां पे उन्होंने कोचेस भी रखे हैं कि जो ओके। एम्प्लॉयज हैं, अगर वो काम के साथ साथ अपना कोई और स्किल को ग्रूम करना चाहते हैं, डांसिंग क्लासेस है वहां पे, मार्शल आर्ट्स के क्लासेस हैं, जिम्नेजियम्स है बीआरसी के कैंपस के अंदर। तो आप काम करो, लेकिन सिर्फ काम वर्किंग आवर्स के समय ही आप काम करो। उसके बाहर आपको जो आपको पर्टिकुलर अपने को करिकुलर एक्टिविटी में आपको अपने आप को ग्रूम करना है, बीआरसी ने सारी सुख सुविधाएं दी है। ओके। तो आप वो चीज देखो, ऑफिस के अंदर हो सकता है कि आप 24 घंटे मतलब ऑफिस के अंदर आप 100% फोकस अपना काम पे रखो। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द ऑफिस, वो आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने खुली हुई है। आपको जो मन है आप वो करो। बीआरसी ने खुद वो फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करके रखी हुई है। ओके। सो हमारे पास लेस देन 5 मिनट्स है, तो अगर मैं अपनी जो बात है उसको मैं अगर कंक्लूड करना चाहूँ, हमने पूरी वीडियो बार के बारे में डेडिकेटेड कर दी है। बार का वर्किंग कल्चर हम्म कैसा है, ठीक है, बार के इंटरव्यू के बारे में हम्म हमने डिटेल में बात करी है, बार में एंट्री के हम्म बारे में हमने डिटेल में बात करी है, ठीक है, और जो नई नई चीजें होने वाली हैं उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया संजीत ने आपको दिया है, ठीक है। तो कुछ हम्म, दो हम्म, तीन हम्म। बातें आप बताना चाहो कि कोई स्टूडेंट की इच्छा क्यों होनी चाहिए बार्क में जाने के लिए, कोई 4-5 पॉइंट्स आप बताना चाहो। वैसे तो आई नो कि ओके सबको ओके। पता है कि सबसे बेस्ट रिसर्च सेंटर है, ठीक है, हर कोई आना चाहता है, ठीक है, बट एंट्री हाँ ऐसे हाँ नहीं हाँ। मिलती है, बट फिर भी आप 2-3 बातें आप बताना चाहें। ओके, देखिए, यहाँ पे सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट, मैं आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बताना चाहता हूँ, जो शायद किसी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ना मिलती हो। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। ओके। मैंने 8 आवर्स जो बोला ना, आप ये समझो कि आप एक दिन में आपको 8 आवर्स कंप्लीट करना है। ओके। अगर मान लो कि आपको किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम या फैमिली प्रॉब्लम या आपके कुछ पर्सनल अफेयर्स हैं, उसकी वजह से आपको बीच में जाना पड़ सकता है अपने ऑफिस के बाहर, यू आर फ्रीली अलाउड टू डू इट। ओके। आप जितने घंटे बाहर रहे हो, आप समझ लो कि लाइक 9 to 5 तो एक जनरल शिफ्ट की मैंने बात कर दी, जो शायद एक आईएएस ऑफिसर का ऑफिस भी 9 to 5 तक खुले रहता है। लेकिन अगर आप मान लो उस पर्टिकुलर टाइमिंग के बीच में
अगर आपने मान लो 12 बजे आपको कुछ काम आ गया, आपको बाहर वहां से निकलना है, तो आप जाओ, आप 2-3 घंटे बाहर अपना काम करके फिर वापस आओ, और आप जो बचे हुए आवर्स है उसको 5 o'clock के बाद रह के आप उसको पूरा कर लो। तो ये फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की जो फैसिलिटी है, मुझे नहीं लगता कि किसी, मेरे नॉलेज में एटलीस्ट नहीं है कि किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को मिलती है। ये मैं पहला कहूंगा। और दूसरा कहूंगा, यहाँ पे प्रमोशन जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज बेस पे होता है। ओके। मैं किसी भी तरीके से मैं बूस्ट बूस्ट नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, राइट राइट। लेकिन यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं चल रही है। आप प्रमोशन बनते हो, आप जब आपकी शुरुआत की पोस्ट होती है साइंटिफिक ऑफिसर सी, विच वी कॉल इट एज एसओसी, फिर आप एसओडी बनते हो, एसओई बनते हो, एसओएफ बनते हो, फिर उसके बाद आप डिविजनल हेड बनते हो, ग्रुप हेड बनते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी स्टेज ऑफ प्रमोशन में आपको वो पार्शियलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी कि, जैसे होता है ना ऑफिसेज में कैसा रहता है, वो थोड़ा इंटर ऑफिस पॉलिटिक्स होता है। यस यस यस। ठीक है, ये चीज बीआरसी में आपको नहीं देखने को मिलेगी। ओके ओके। यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज की नॉलेज रिस्पेक्ट के होती है। बेस पे ही होगा। ओके। बस। सो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि संजीत के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो हम इसको हम्म। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। ये जो फर्स्ट वीडियो है वो हमने ओनली अबाउट बार के बारे में, एडमिशन प्रोसेस से लेके उसका वर्किंग कल्चर से लेके और बेनिफिट्स हम्म। जो संजीत ने हम्म। लास्ट में आपको बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी वर्किंग आवर हम्म। में, और सेकेंडली प्रमोशंस, जो कि बेसिकली हर हम्म। किसी में यही होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। ठीक हम्म। है। जो बिल्कुल कि बिल्कुल। पॉलिटिक्स ऑब्वियसली हर फील्ड में है ही। ठीक है। तो Exactly. हम्म। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, संजीत ने भी बोला कि किसी और फील्ड को हम ऐसा बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल कन्वर्सेशन हम्म। की हमने बात करी है। ठीक है। ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बिल्कुल संजीत से वापस बात करेंगे। उसमें हम गेट के एग्जाम के बारे में बात करेंगे, और एमटेक आईआईटी बॉम्बे से संजीत पास आउट है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच संजीत। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्दी। ओके ओके ओके, श्योर श्योर श्योर, थैंक यू सो मच मधु फॉर हैविंग मी हियर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ही कुछ स्टूडेंट्स या इस चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स फ्यूचर में बीआरसी में एज अ साइंटिस्ट बन के देश की सेवा करें। सो बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ओके।